हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मास फिजिक्स में। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आई होप तुम सब अच्छे होंगे ही। तो हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, किसी करंट कैरिंग लूप के कारण जो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पता लगाना है कि कितना होता है। हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप में उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने पिछली वीडियो में निकाला है। वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, जहाँ R क्या थी उसके रेडियस, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कह सकते हैं, और I क्या चीज़ है, करंट। तो ये चीज़ें हमने देखी। उससे पहले हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए हमने क्या काम किया था, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइंड की थी किसी पॉइंट P पे, डिस्टेंस R पे या X पे कह दो। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ती है। एक टॉपिक बचता है हमारे पास क्या, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। उसके बाद हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और किससे रिलेटेड, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड। लूप से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में करा दिए थे, तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स। कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बना लो, अच्छा होगा सेहत के लिए भी और दिमाग के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी। हम सब जानते हैं ना, रिजल्ट, सेहत, दिमाग, तीनों चीज़ें तो चाहिए। तो स्टार्ट करें क्या, तो हेडिंग लगा लेते हैं। क्या हेडिंग लगानी है भाई, अरे क्या हेडिंग लगानी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। अब पूरा नहीं लिख सकता ना क्योंकि बहुत बड़ा है, तुम्हें पता है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द एक्सिस, या ऑन कह दो, ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। लो भाई, एक ही लाइन में आ गया सब कुछ। चलो भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, मजा आया, वाह वाह। तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया, ऐसे कर दिया। चलो भाई, अब फिगर बना लो भाई। फिगर कैसे बनाना, देखो लूप कैसे होती है। हमारे पास मान लो रिंग है, ये रिंग है, या तो ऐसे रख लो या ऐसे रख लो। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो इसका एक्सिस बाहर की तरफ होगा 3D में, जो मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पॉसिबल नहीं है बना पाना क्योंकि 3D में कोई पिक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैंने लूप को ऐसे ना करके ऐसे कर दिया। तो एक्सिस कहाँ पे आएगा इसका, ये जो मार्कर दिख रहा है ना, ये एक्सिस है। और सबसे लास्ट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो मार्कर का एंड पॉइंट है, उस पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है बात। ये लूप है, इसमें करंट फ्लो होगी, तो इस लूप के कारण क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता नहीं किस पे, इसके एक्सिस के पॉइंट पे। वो पॉइंट कहाँ पे मान रहे हैं हम, एंड पे मान रहे हैं, इसके पॉइंट P। चलो भाई, करते हैं काम को स्टार्ट। तो मान लो हमारे पास ये लूप है, ये लूप आई। चलो, ये सेंटर है इसका। अब इस सेंटर से इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस बना लो इसका, ये लाइन ड्रॉ कर दो, एक्सिस है इसका। इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कितनी डिस्टेंस पर एक्सिस, ये मान लो x डिस्टेंस पर है। चलो, इसके रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लो लूप की कितनी है भैया, रेडियस है भैया a। इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे और करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। अब ये लूप है, इस लूप के सर्कमफरेंस 2π ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इस लूप के कारण ही इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का पता लगाना है। सिंपल सी बात है। मतलब ये एक लूप, ये एक वायर था, इस वायर को मोड़ करके लूप बनाया। तो हम जब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ रहे थे, ये बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन ही तो है सारे के सारे। जब हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ रहे थे, हम वायर में एक छोटा सा एलिमेंट मानते थे DL। तो यहाँ पर हमने इसे छोटा सा एलिमेंट मान लिया, क्या मान लो, ये मान लिया DL। ड्यू टू सिमेट्री यहाँ भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी भी जगह मान लो, वो पूरे को कवर कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा तुम देखो, ये रिंग ऐसे रखी है। अब ये थोड़े ना कि यहाँ से कहीं से भी मान लो भाई, तुम यहाँ से मान लो, यहाँ से यहाँ, क्योंकि रिंग है ये, रिंग के लिए रेडियस सब जगह सेम होगी ना। तो मतलब ये डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो भी इतनी दूरी सेम रहेगी, यहाँ से बात करूँ तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी, यहाँ से बात करूँ तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी, और यहाँ से बात करूँ तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी। अरे सिंपल सी बात है, रिंग है, देखो अगर पॉइंट यहाँ रखा है मान लो इस पर, है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी जितनी होगी उतनी यहाँ से होगी, उतनी यहाँ से होगी, उतनी यहाँ से, ऐसे ही तो है क्योंकि सारी डिस्टेंसेस तो सेम है ना। ये रिंग की रेडियस R है, ये रिंग है ना। तो या अब चारों तरफ तो सेम ही रहेगा ना, रिंग तो सेम रहते हैं क्योंकि रेडियस R है इसकी। तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी मान लो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, सब जगह से डिस्टेंस सेम ही रहनी है। तो हमने क्या काम किया, इस DL एलिमेंट ले लिया छोटा सा। अब इस DL एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाओ पहले तो, फिर डायरेक्शन के बाद इंटेंसिटी पता लगा लेंगे। तो डीएल के इसमें जब छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब एलिमेंट छोटा सा है लेंथ का डीएल तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा डीबी। चलो भाई, तो कैसे बनाते हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से पहले मिला दो, डायरेक्शन देखने के लिए पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, क्योंकि इस लूप के कारण यहाँ डायरेक्शन देखनी है, तो मिला दो भाई। अब क्या होगा, ये मिला दिया हमने यहाँ। अब क्या हो गया, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, देखो कैसे, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ऐसे है ना, देखो ये करंट जा रही है ना, तो मैंने बताया था करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, लूप के सेंटर पे फाइंड पता चलेगी। देखो मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। किसके केस में, लूप के सेंटर की बात है, लेकिन ये लूप का सेंटर है क्या, नहीं ना, तो यहाँ कैसे पता लगाएंगे। जब मैंने बताया था तुम्हें एक बार, जब देखा था तुमने कि वायर में शुरू में क्वेश्चन कराया था कि किसी वायर में करंट आ रही है, ये करंट की डायरेक्शन है बाहर की तरफ को, किसी पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते थे पहले, तो उसके बाद क्या देखते थे, करंट बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन है ना बाहर को, तो करंट आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मतलब इसके हमेशा कैसे वर्क करेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी। ठीक है, तो यही केस ही है, इस डीएल के कारण इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखो इस डायरेक्शन में क्या कह देंगे, डी बी वेक्टर। अगर ये एंगल में मान लो कितना अल्फा, ये एंगल मैंने क्या मान लिया अल्फा, और ये डिस्टेंस आर कितनी है, ये वाली डिस्टेंस देखो एक्स, ये ए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आया है, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल, चलो इसे ओ कह दो, सेंटर ओ अच्छा लगता है, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी। पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो हाइपोटेनस कितना होगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ओ बी कितना है, अंडर रूट ओ बी कितना है, एक्स स्क्वायर, और ए बी कितना है, ए स्क्वायर, तो ए बी यहाँ से आया। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, करना ये है कि ये एंगल कितना है, इस डिस्टेंस के, वो जो एंगल होता है बायोस, देखो ध्यान से देखते चलो, सब चीज़ वही है। ये डीएल एलिमेंट होता था ना, इस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होता था, तो ये जो एंगल होता था डीएल और आर के बीच का होता था थीटा, जो भी आता रहा, जो कि क्या आता रहा निकल के, μ0/4 पाई डीएल साइन थीटा बन के आता था वो। तो ये जो थीटा एंगल ये वाला, ये जो एंगल थीटा है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, डीएल और आर के। तो डीएल ये रहा, आर ये रहा। डीएल कहाँ पे है, यहाँ पे डीएल और आर ये है। अब ये डीएल और आर के बीच कितना एंगल, देखो ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, जब ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है तो किसकी तरह वर्क करेगा, ये 90 डिग्री की तरह वर्क करेगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखी कितनी आ रही है, उसके हमने इसके कैलकुलेशन रिवर्स किया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस केस में कैसे आई, तो रिवर्स चले, तो हमें ये फॉर्मूला जिस मेथड से हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उस मेथड से रिवर्स चले, और तब हमने देखा कि अच्छा ये चीज़ें अप्लाई की गई होंगी, तब जाकर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आई है। ये बेसिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 90 डिग्री हुआ एंगल। वैसे भी अगर तुम इसे देखोगे, वैसे बहुत छोटा सा पार्ट है, देखो सीधी ये रिंग रखी है ना, ये डिस्टेंस है आर वाली, ये डिस्टेंस आर है। अब ये लिंक का एक छोटा सा पार्ट ले दो, तो ये वाली इस वाली लेंथ के साथ ये छोटा सा पार्ट, अच्छा ये छोटा सा पार्ट है, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट इस वाली लेंथ के साथ कितना एंगल बना रहा, 90 डिग्री बना रहा। सिंपल सी बात है, तो 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ लो भाई, क्योंकि हमें एक्सिस पे निकालनी है। एक्सिस तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड डी भी एक्सिस पे थोड़ी ना आया है, ये तो पता नहीं किस एंगल पे है, लेकिन हमें इस एक्सिस पे चाहिए, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। चलो भाई, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ते हैं। चलो भाई तोड़ो कंपोनेंट। ठीक है, तो कितना होगा, देखो ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस, क्योंकि ऊपर वाला 90 है, ऊपर वाला क्या है ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी क्या आएगा, थीटा की कोस है तो ऑटोमेटिकली कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा। और ऊपर क्या आ जाएगा इसका, जस्ट ऊपर की बात करूँ तो हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा। डी बी कॉस अल्फा से हमें कुछ लेना नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो एक्सिस तो ये है ना, तो इसके एक्सिस पे कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड बना, डी बी साइन अल्फा का। तो क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस पे कितनी हो जाएगी, डी बी इक्वल टू डी बी साइन अल्फा।
ये dB ये तो हमें निकालना है, ये वाला dB कौन सा है, ये वाला, ये इसके इक्वल आया है, मतलब समझ में आ रही है बात नहीं। ये dB इक्वल टू dB sin अल्फा, मतलब इसका कंपोनेंट ये है छोटा सा। चलो इसे इंटीग्रेट कर दो, इसे इंटीग्रेशन में लगा दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। dB का तो b हो जाएगा यहाँ इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, ये कौन सा dB है, बायो-सेवर्ट लॉ वाला। तो यहाँ लिख देंगे क्या, बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन कितना होता था थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है, साइन अल्फा भी चल रहा है ये वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होप ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ले लो कॉमन, थीटा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू नहीं, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, हम पहले रख चुके तो रख दो, इंटीग्रेशन आई dl साइन 90, इसको 1 कर दो बस, साइन 90 1 हो जाएगा, क्या बचेगा साइन अल्फा अपॉन नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, रूट से स्क्वायर कट जाएगा ये, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। तो क्या करें अब हम यहाँ, अच्छा साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा आई तो कांस्टेंट है करंट, तो इसे बाहर ही लिख लो। चलो अब बचता है dl साइन अल्फा कितना है, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, कैलकुलेशन ऑफ साइन अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ साइन अल्फा किस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, AOB। तो निकाल लो भाई, साइन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो कितना होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू यहाँ, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dl इंटू साइन अल्फा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो चल रहा है नीचे वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो क्या है dl, छोटा सा एलिमेंट है किसका, सर्कमफेरेंस का, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा 2 पाई a, ठीक है, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही तो है ये। अरे किसी एक सर्किल का छोटा सा पार्ट है dl, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो टोटल आ जाएगा ना, टोटल क्या है सर्कमफेरेंस, सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या करते हैं यहाँ, ये कर दिया, इसे मिटा दूँ मैं, लिख लेना है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, देखो ज़रा, ये हो जाएगा यहाँ से b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, अच्छा, और 2 पाई a इंटू ऊपर a ऑलरेडी चल रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, रूट को लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर, और नीचे क्या चला, ये 1/2, इसकी पावर क्या है 1, तो दोनों ऐड हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो मतलब b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मिला हमें यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक, अब इस सर्कुलर लूप में मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो एक वायर के लिए, जब एक वायर को पकड़ के गोल करके लपेट दिया सर्कुलर की फॉर्म में, अगर ये सर्कुलर के फेरे कितने हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मान लो n नंबर, बहुत सारे धक 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 बहुत सारे टर्न्स ले लिए, अब उसके कारण उन टर्न्स के एक्सिस में कंसेंट्रिक टर्न्स बनाए हैं, और उसके कारण उन टर्न्स के सेंटर, उन टर्न्स के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो लिखेंगे इफ, अगर लिखें हम इफ सर्कुलर लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, देन तब क्या होगा, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई, और मल्टीप्लाई कर दो n से, और नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप का फॉर्मूला आया हमारे पास। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो एक मिनट, ये पॉइंट P पे आया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ पे आया है, पॉइंट P पे। अब हमारे पास ये सर्कुलर लूप है, मालूम है, इस पॉइंट P को उठा करके यहाँ ले आओ इसके सेंटर पे, इस पॉइंट को P को उठा करके यहाँ ले आओ हल्का से इसके सेंटर पे, तो क्या जीरो होगा, x जीरो हो जाएगा, और हमें कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, क्योंकि हम इस पॉइंट P को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसके सेंटर पे।
तो अगर हमें सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो देखो इसी फॉर्मूले से यहाँ पे ही आ जाएगी। मान लो तुम्हें सर्कुलर लूप के एक्सिस वाला फॉर्मूला पता है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे पूछा है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर वही आएगा जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। देखो कैसे होता है। चलो भाई क्या लिखेंगे, केस 1 नंबर फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 0, अगर डिस्टेंस 0 कर 0 पॉइंट पे यहाँ आ जाएगा तो पुट करो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई n अपॉन a स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, क्योंकि x तो 0 कर दिया हमने। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई n अपॉन a क्यूब बचेगा, a क्यूब से a काट दो तो क्या बचेगा, म्यू नॉट इस 2 से 2 और पाई से पाई, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 2a और इंटू n, n तो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो देखो वही आया, नहीं क्या आया है फॉर्मूला, फॉर्मूला वही निकल के आया जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में, क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ लूप का एक डेरिवेशन था जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है 2019 में, यही डेरिवेशन आया था, नहीं 2020 इसी साल ये डेरिवेशन आया था बोर्ड के एग्जाम में, तो ये डायरेक्ट आया था डेरिवेशन, बच्चों ने किया भी था, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा डेरिवेशन था। समझ में आया कैसे कैसे एंगल लिए हमने 90 माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि देखो अल्फा ज्योमेट्री है यार सिंपल, ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल 180 है ना ये, अरे वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो ज्योमेट्री से, टोटल ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, जब लीनियर पेयर बना रहे तो अल्फा प्लस 90 प्लस कुछ मान लो x इक्वल टू 180, तो वहाँ से निकल के 90 माइनस अल्फा ही तो आएगा ही, ठीक है बिल्कुल सही बात है। अब ये सारी चीज़ें हमने पता लगा, ये 90 डिग्री क्यों हुआ, वैसे तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में से देखने की कोशिश भी करूँ तो लूप रखो एक ऐसा, और जब मैं यहाँ से एक पॉइंट छोटा सा एलिमेंट पे एक डिस्टेंस खींचूंगा ना यहाँ, तो एक टेंजेंट का काम करेगी, इस सर्किल पे किसका काम करेगी, टेंजेंट का, ठीक है, और टेंजेंट पे लाइन वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, पता ही है तुम्हें। चलो भाई, तो ये बातें हमने कर लिया, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन है साहब, इस क्वेश्चन को उतार देना, ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन करते हैं, देखो बढ़िया क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट देख लो वीडियो चल रही है क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या पूछा है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट ए पॉइंट 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, एट ए पॉइंट 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 25 कर लो इसे, 5 मीटर नहीं 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इफ 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इफ चलो 5 ही रहने दो इसे, 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इफ लूप हैज़ रेडियस, कितनी, लूप हैज़ रेडियस 5 मीटर एंड the current flowing in loop is 3 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये तो फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट, इफ लूप हैज़ 500 टर्न्स then find new intensity of magnetic field. Number 2, if point P shifted to the center of loop, then find intensity of magnetic field. तो भाई ये क्वेश्चन है, कुल मिला के 3 चीजें फाइंड करनी है, एक तो एक्सिस लूप के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
दूसरे में अगर 500 टर्न्स हो तब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम पॉइंट पी को शिफ्ट कर दे उसका सेंटर पे तब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कंबाइंड एक जंबो पैक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल हार्ड नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस की तरफ को चलेंगे। चलो भाई, तो क्या है, लूप है ये, कैसे फिगर बना दो, लगा था वैसे फिगर बनाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन बना देता हूँ। चलो, ये लूप है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये पॉइंट कितना है, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस भी 5 मीटर दे रखी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, √50। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पता है ना, अंडर रूट क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। या फिर इसे लिख सकते हैं क्या, 5√2, इसे क्या लिख सकते हैं, 5√2। चलो, ये पॉइंट पी पे पता लगाना है हमें। इसके एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आता था, dB sin अल्फा, याद होगा जहां तक मैं जानता हूँ, dB sin अल्फा, ये अल्फा था। हमें डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, इसे नंबर 2 का है, जो इसे नंबर 3 का है। तो नंबर फर्स्ट था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस के लिए। चलो भाई, क्या है, B इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है। चलो रखो वैल्यूज, b इक्वल टू μ0/4 पाई 10⁻⁻7। 2 पाई कितना होता है, 3.14। I की वैल्यू कितनी है, I कितनी करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की। तो 3 इंटू रेडियस कितनी है, a कितना है 5 को 25 हो जाएगा, अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a की वैल्यू 25 और 25 तो 50 है ना, की पावर 3/2। ये हो जाएगा कुल मिला के। सॉल्व करते हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 2 6, 25 6 150 होते हैं, इंटू 3.14 और नीचे क्या आ जाएगा 50 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 50 को, देखो ये इसका मतलब है √50 की पावर 3, ये है इसका मतलब। चलो सॉल्व करते हैं इसे, 10⁻⁻7 इंटू 150 इंटू 3.14 अपॉन 50, रूट से निकालो तो 25 का क्या आ जाएगा 5√2 का क्यूब। सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 10⁻⁻7 इंटू 150 इंटू 3.14 और नीचे क्या आ जाएगा, 3.14 को पाई ही रहने दो, 3.14 की वैल्यू मत रखो, पाई ही रहने दो। 5 का क्यूब क्या होता है 25 इंटू 5 इंटू √2 का क्या हो जाएगा 2√2। देखो 5 से कितनी बार कटेगा, 6 टाइम्स कटेगा 25 से, 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, ठीक। तो कुल मिला जाएगा 3 पाई अपॉन 5√2 इंटू 10⁻⁻7। क्या हो जाएगा ये, टेस्ला। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसे, ऐसी आई है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पे क्या पूछा है, नंबर 2 पॉइंट पे पूछा है इफ नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 500, इफ n इंट्रोड्यूस करा दे कितने 500, तब क्या हो जाएगा b डैश जो होगा वो न्यू हो जाएगी, b इंटू 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन नहीं करनी बस। कितना आया है 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500 और नीचे का चल रहा है अपॉन 5√2, काट दो इसे तो 100, 3 पाई अपॉन √2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ जाएगा यहाँ b डैश की वैल्यू। चलो नंबर 3 पॉइंट पे क्या पूछा है, नंबर 3 पॉइंट पे पूछा है एट द सेंटर पे पूछा है। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू, चाहे x को 0 करके यहीं लिख दो, चाहे तुम फॉर्मूला याद हो तो वो निकाल लो, क्या होता है μ0I/2a। तो μ0 की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I की वैल्यू है 3, नीचे क्या चल रहा है 2, a की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 4, तो 6 पाई अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6 b इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो भाई ये बेसिक क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे एक्सिस के क्वेश्चन करने हैं, जब लूप का एक्सिस दे रखा हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन करे अब अच्छा क्वेश्चन करे, ठीक है, ढंग का क्वेश्चन करते हैं। देखो इसे मिटा दूं मैं, यहाँ उतार देना इसे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, अरे सर कैसे ओल्ड इज गोल्ड हो रहे हो अरे बच्चों बस ऐसे। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द इंटेंसिटी
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। चलो भाई पॉइंट ओ पे क्या बताना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। चलो कैसे करते हैं, देखो एक लूप ये दे रखी है हमें, ये हुआ यहाँ ऐसे, चलो भाई, और एक लूप ऐसे दे रखी है हमें, ये पॉइंट ओ ये है। इस पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है लूप ए और लूप बी के कारण। लूप ए कैसे करंट है, इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है। चलो ये कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से? ए डिस्टेंस पर। ये रेडियस है, मतलब इसकी कितनी है? ए। और ये कितनी डिस्टेंस पर है? पॉइंट 2 ए डिस्टेंस पर यहाँ से। और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से? 2 ए डिस्टेंस पर। इतना गिवन है बस, करंट दोनों में सेम है। तो देखो इस लूप नंबर 1 और ये क्या हो जाएगी लूप नंबर 2, दोनों लूप के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना है हमें। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, नीचे वाले लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ? ऊपर की तरफ को। मैंने बताया लूप में फिंगर्स क्या बताती है? करंट की डायरेक्शन, और थंब मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को, तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर को ऐसे। मान लो किसके कारण? B2, तो लूप 2 B2 हो चुका है। अच्छा ये बचा, ये बचता हमारे पास। इसमें कहाँ है करंट की डायरेक्शन? देखो यहाँ, इसमें करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड। चलो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं यहाँ, है ना, वरना फिर दिक्कत हो। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। तो करंट कैसे जा रही है? देखो ऐसे जा रही है इसमें। जब करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा? B1। करंट की डायरेक्शन वो भी गलत नहीं थी, वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर हो जाती तो नेट इधर को निकल जाता। यहाँ मैंने इसलिए बनाया जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, बाकी करंट की डायरेक्शन कोई सी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ओ पॉइंट था ये। अब B1 तो इस डायरेक्शन में, B2 इस डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को निकलेगा? बीचों बीच, बिल्कुल ऐसे B नेट। तो B नेट कितना हो जाएगा बच्चों? B नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, जानते हैं सब, B1 स्क्वायर प्लस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा, B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच कहेंगे? दोनों के बीच कहेंगे। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री, सबको पता है क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे था। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो कुल मिला के बी नेट आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? अंडर रूट B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर। ये तो 0 हो चुका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब B1 और B2 निकाल लो। तो देखो B1 इस लूप के लिए पॉइंट इसके एक्सिस पे है ना, इस लूप के लिए ये वाला पॉइंट इसके एक्सिस पे ऊपर की तरफ को है, तो एक्सिस पे ही ना ये लूप ऐसे रखी है, देखो ये रखी लूप ऐसे, और पॉइंट P इसके एक्सिस पे है ये रहा, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ये लूप ऐसे रखी है, देखो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसका पॉइंट P ऊपर की तरफ को ऐसे, है ना। तो कुल मिला करके क्या लिखेंगे? B1 की कैलकुलेशन, B1 क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ। जब वैल्यूज रखेंगे तो देखो क्या निकल के आता है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ये बच जाएगा क्या? 5a स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में 3/2 हो जाएगा। चलो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सब जानते हैं, क्या निकल के आएगा? देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन देखो √5, ये √5 है, √5 की क्यूब का मतलब है 25, 5 √5 ए स्क्वायर रूट इस क्यूब निकलेगा बाहर, सॉल्व कर लेना ऐसे ही आएगा, स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचता है? पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 5 10 √5a। ये बना हमारे पास। क्या आया है ये? क्या आया है ये? म्यू नॉट, ठीक है बिल्कुल। ये आया है किसके लिए? B1 लूप 1 के लिए। क्या लूप 2 के लिए भी यही होगा सेम? क्या लूप 2 के लिए भी सेम यही होगा? तो सिमिलरली फॉर लूप 2 तो B2 क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 10 √5 इंटू ए। ये दो मिल गए हमें। B1 B2 हमारे पास है, रख दो वो पुट
इन इक्वेशन 1। तो बी नेट हो जाएगा भैया, बी नेट इक्वल टू अंडर रूट। बहुत बढ़िया। b1 की वैल्यू सेम, b2 की वैल्यू सेम, तो क्या हम एक मान लें इन दोनों को। जब b1 इक्वल टू b2 है, क्या है, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो b1 की वैल्यू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कुल मिला के आ जाएगा b अंडर रूट 2। तो b की वैल्यू क्या है, दोनों में से कोई से भी एक पुट कर दो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या मिलेगा हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 10 रूट 5a इंटू अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या सॉल्व कर लो, देखो म्यू नॉट आई अपॉन क्या 10 रूट 5 रूट 2 और ये a, ये आया हमारे पास बी नेट एट अ पॉइंट ओ। तो भैया अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। आई होप मज़ा आया हो तुम लोगों को, नहीं आया होगा तो क्या करूँ खुद से लेना स्टार्ट करो मज़े। कैसे लेने, क्या मज़े भी मैं ही दिलाऊंगा। चलो भाई मिटा दूँ इसे, ठीक है, उतार देना ऐसे, मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है, क्या क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। तो देखो एक रिंग ये हमारे पास दे रखी है, चलो एक रिंग ये दे रखी है हमारे पास, चलो इन दोनों लाइन जॉइनिंग के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ओ है, जिस पॉइंट ओ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये सेंटर है इसका C1, इसका सेंटर कितना है C2। इस पर करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से I1, और यहाँ पे क्या हो रही है I, ये भी I है मतलब, और इस पर करंट फ्लो हो रही है I यहाँ, और यहाँ पे क्या हो रही है I। ये कितनी डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है, और ये कितनी रेडियस है इसकी रेडियस भी A ही रहेगी। इसकी रेडियस कितनी है A, और ये भी कितनी डिस्टेंस पर है A। पॉइंट ओ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है ये एक्सिस ऑफ लूप है, इस लूप के लिए ये पॉइंट ओ एक्सिस पे है, इस लूप के लिए ये पॉइंट ओ इसके एक्सिस पर है। ये लूप नंबर 1 कह दो, लूप नंबर 2 कह दो। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, डीएल एलिमेंट माना था ना, तो डीएल एलिमेंट को इससे मिला देंगे, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B1 लूप के कारण। ऐसे ही इस लूप को यहाँ से मिला देंगे, देखो ये वही जा रहा, मतलब एक मिनट रुक जाओ, पहले इस दोनों को मिला दो, इसे मिला देंगे यहाँ, ये दोनों किस पे है 90 डिग्री पे, सिंपल सी बात। तो ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे B1, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वो B2, और इन दोनों को नेट कहाँ को निकलेगा, बीच में B नेट। तो B नेट की अगर मैं बात करूँ तो B नेट हो जाएगा हमारे पास, B नेट एट O कितना हो जाएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, B1 किसके कारण, लूप 1 के कारण एट द पॉइंट O, इसका एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, या कुल मिला के क्या 2 से 2 काटो, से 2 से 2 काट दो, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ क्या बचेगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2। देखो क्या निकल के आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 का हो जाएगा, क्या निकलेगा, 2 रूट 2 बन के निकलेगा ये बाहर। ठीक है, और इसका क्या निकलेगा, ये स्क्वायर का a की क्यूब बन के निकलेगा बाहर, ऊपर चल रहा है स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 2 to the 4 अंडर रूट 2a, ये बनेगा हमारे पास। क्या यही B2 होगा, क्या यही B2 होगा, बिल्कुल इसके लिए B2 भी यही होगा। तो सिमिलरली फॉर B2, चलो भाई B2 के लिए भी यही होगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 रूट 2a। दोनों को पुट इन इक्वेशन 1, तो कर दो भैया, तो B आ जाएगा हमारे पास, क्या B1 B2 सेम है ना, अभी जैसे पीछे क्या था, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के B अंडर रूट 2 आएगा B नेट। ये तो B नेट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, B की वैल्यू को ऐसे ही पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 रूट 2a इंटू अंडर रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a। क्या रिजल्ट निकला, कुछ याद आया, कौन सा फॉर्मूला है, आया कुछ याद,
आया दिमाग में लगाओ, कहाँ पढ़ा था। सेमी सर्कल के केस में पढ़ा था कि जब सेमी सर्कुलर लूप है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है और उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आता था। तो कहने का मतलब ये दो लूपों में करंट सेम तरह से फ्लो हो रही है और उसके पॉइंट ए पे या पॉइंट ओ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो किसके तरह बिहेव करेगी वो? एज ए सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप। तो क्वेश्चन सही था, समझ में आया? आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। अब तक नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना भाई, हम उसका समाधान भी करेंगे। अब नेक्स्ट ये क्या था, ये ऐसे क्वेश्चन नंबर कितना था, वो 6 ही चल रहा था ना क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये लूप ऐसे ही थी, ये ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा ये, इसके लिए करंट की डायरेक्शन अगर हम कैसे करें, ऐसी बात करें तो ऐसे घूम करके आ रहा ना ये, तो इसके लिए मैं फील्ड इस डायरेक्शन में था, इसे लूप को कह दो 1 और ये कह दो 2, तो B1 और ये कैसे होगा, है ना? इसके लिए ऊपर की तरफ को तो इसमें ऐसे चले दो, इसमें ऐसे चला दो, ये B2 के कारण है, तो B1 के कारण कहाँ पे होगा बच्चों? यहाँ B1। तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट यहाँ पे आ जाएगा, तो B नेट ये है। तो अगर मैं B नेट की बात करूँ यहाँ, तो B नेट इक्वल टू हो जाएगा क्या? √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब दोनों लूप कैसी है? दोनों की रेडियस तो A है, दोनों की रेडियस है, और दोनों में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I ही फ्लो हो रही है दोनों में। तो हमें पता है B1 इक्वल टू B2 होगा, जब रेडियस सेम है करंट सेम है, तो B नेट हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँ तो B√2, मतलब मुझे B मिल जाए, तो B कैसे निकालेंगे? B1 ले लो या B2 ले लो, दोनों सेम ही रहेंगे, वो होंगे μ0I/2a। यही होता है, तो पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, μ0I/2a। एक किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये हो जाएगा B नेट इक्वल टू μ0I/2a इंटू √2। तो क्या हो जाएगा ये? होना क्या है भाई, यही आंसर है, √2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार? μ0I/2 इंटू a। ये B नेट हमारे पास निकल के आया है सेंटर कंसेंट्रिक सर्कल्स के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन ये ऐसे होना था, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है कुछ, इसमें क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कहा है, देखो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, हॉर्स का है। इसमें लिखा है एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करंट फ्लो हो रही है, इसमें प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड कितना? B एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम वायर, ठीक है। आगे क्या कहा? व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप टू सेम करंट फ्लो थ्रू इट if the magnetic field नंबर फर्स्ट क्या? its center is equal to क्या हो जाए? B/2 के इक्वल हो जाए यदि। और नंबर 2 की बात अगर हम करें, an axial point distant equal to the radius of loop is B। समझो क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन में लिखा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये रहा हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये रहा लॉन्ग वायर है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मान लो किसी पॉइंट P पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कितनी डिस्टेंस पर है ये? डिस्टेंस A पर है, पहले ही कह दिया क्वेश्चन में, ठीक। व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। अब एक सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? इस सर्कुलर लूप की रेडियस, इसकी रेडियस R है, ये कितनी होनी चाहिए?
कि जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप पे है वो वायर के आधे के बराबर हो। लिखा ना, इट्स सेंटर इज इक्वल टू B/2। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप पे है BC जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ दी स्टेट वायर। ये स्टेट वायर, तो स्टेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, B स्टेट वायर के लिए क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π 2I अपॉन क्या है A डिस्टेंस पर तो है। सर्कुलर लूप के सेंटर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, B सर्कुलर लूप के लिए क्या होता है μ0/4π 2πI अपॉन A या R। ये फॉर्मूला वही बात वही है, μ0I/2R आएगा, देखो काट फाट के, ठीक है। तो क्या करो, पुट कर दो वैल्यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा μ0/4π 2πI अपॉन R इक्वल टू B स्टेट वायर के लिए μ0/4π 2I अपॉन A इंटू 2, नीचे का 2 ऊपर ही आ गया, 2 से 2 काट दो, म्यू से म्यू काट दो, I से I काट दो, 4π से 4π काट दो। तो क्या बच जाएगा, देखो रेडियस का, रेडियस निकालने, रेडियस में आ जाएगा A जाएगा यहाँ, तो R इक्वल टू हो जाएगा कितना 2πA। तो भैया क्या पता चला कि रेडियस जो होगी वो सर्कमफेरेंस के इक्वल, मतलब 2πA के इक्वल होगा, जबकि A क्या है, A है डिस्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में दे रखा है। चलो फर्स्ट केस की बात थी। सेकंड केस में क्या कहा है, सेकंड केस में कहा है एन एक्सेल पॉइंट, सर्कुलर लूप का एन एक्सेल पॉइंट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द लूप, कि अगर ऐसे सर्कुलर लूप हो और उसका जो डिस्टेंट पॉइंट हो, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट P किसके इक्वल हो, इस सर्कुलर लूप की रेडियस के ही इक्वल हो। मान लो इसकी रेडियस R है, तो डिस्टेंस पॉइंट P अगर R के ही इक्वल हो, तो इस पे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B वो उसके इक्वल हो, तब सर्कुलर लूप की रेडियस बतानी है यार। नहीं समझे, मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा देखो डिफिकल्ट लैंग्वेज है। क्या कहा इसमें, कहा कि अगर कोई, ये तो फर्स्ट केस की बात ही नहीं पड़ गई, दूसरे केस में कहा एन एक्सेल पॉइंट, वो एक्सेल पॉइंट जो सर्कुलर लूप से उतनी दूरी पर हो जितनी उस सर्कुलर लूप की रेडियस है ना, सर्कुलर लूप से पॉइंट भी उतनी दूरी पर हो जितनी उस सर्कुलर लूप की रेडियस, अगर उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B ही है, तब इस सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी होगी। सेकंड केस में यह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी किसके इक्वल है, इक्वल टू द स्टेट वायर के। यहाँ स्टेट वायर की वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप किसके इक्वल थी, B स्टेट वायर अपॉन हाफ के इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन यहाँ इक्वल है दोनों। तो क्या लिखेंगे, B C एट एक्सिस है, ध्यान रखना ये, इक्वल टू B स्टेट वायर के थ्रू, है ना। तो चलो भाई, एक्सिस के लिए क्या होता है μ0/4π 2πI R² अपॉन क्या हो जाएगा R² प्लस R² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता था। स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला होता है μ0/4π 2I अपॉन क्या हो जाएगा पॉइंट, ये A पॉइंट तो यही रहेगा वो, क्योंकि स्ट्रेट वायर में तो यही था। चलो काट दो, जो कट रहा। देखो भाई 4π से तो ये 4π कैंसिल करो पहले, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल करो, इस वाला I से ये वाला I कैंसिल करो, और इस वाले म्यू से ये वाला म्यू कैंसिल करो, हमें R चाहिए, ठीक है। तो देखो पाई ऊपर, R² ऊपर, नीचे क्या बचा 2R² हो जाएगा, 2R² की पावर 3/2 इक्वल टू वहाँ क्या बचेगा, केवल 1/A, ठीक है। और करो सॉल्व इसे, तो हो जाएगा पाई R² अपॉन, देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट, है ना, तो मतलब 2√2 तो ये निकला बाहर, और R² का क्या निकलेगा, R की पावर 3 निकल के आएगा, इक्वल टू वहाँ क्या बचता है 1/A। अच्छा क्या, √2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है पता है ना सबको, 2√2 ही तो होगा यार, हाँ सही तो है। तो ये इससे कैंसिल, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी कितनी, रेडियस R है ना, तो रेडियस हो जाएगी देखो पाई अपॉन 2√2R इक्वल टू 1/A। तो रेडियस हो जाएगी R इक्वल टू पाई A अपॉन 2√2। तो भैया ये हमारी सर्कुलर लूप की क्या होगी, रेडियस होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, या √8 मतलब बात हुई है, सही आंसर आया है बिल्कुल। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना था, जो कि हमने कर लिया। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि 2 स्ट्रेट वायर है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है, लास्ट ही है यार, बहुत हो गए। क्वेश्चन 2 है, उसमें कहा है कि भाई एक दो स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर ये और एक स्ट्रेट वायर ये, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है,
दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, उसमें करंट दोनों में आई फ्लो हो रही है, दोनों में करंट आई फ्लो हो रही है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट P है जो इनसे r डिस्टेंस की दूरी पर है, जो इनसे कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, r डिस्टेंस की दूरी पर। अब वो भी कहाँ को, किस तरफ को, r डिस्टेंस की दूरी पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटसाइड, मतलब यहाँ से बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ को, मतलब यहाँ मान लो ये है, इस पे पॉइंट P ये है, तो इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है दोनों के कारण। अगर ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर हो, a डिस्टेंस पर हो। अगर मैं इसका दोबारा फिगर बनाऊँ तो देखो कुछ ऐसा बनेगा फिगर, ये मतलब पॉइंट P कहाँ पे, यहाँ पे है पॉइंट P बाहर की तरफ को, तो देखो मतलब ऐसे, ये तो एक वायर हुआ x एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस पे हो चुका है, ये तो एक वायर कौन सी एक्सिस पे ले लो, z एक्सिस पे ले लो, ये z एक्सिस पे हुआ वायर, इसमें करंट भी आई फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रही है, z एक्सिस पे हुआ। तो पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ से देखो x एक्सिस से पॉइंट P यहाँ पे होगा, पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर। इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोनों परपेंडिकुलर रखे ऐसे ही हैं, देखो ये मान लो तीनों उंगली परपेंडिकुलर, देखो एक वायर ये रखा, ये एक वायर ये रखा, एक वायर ये रखा, तो पॉइंट P ये वाला है, एक वायर ये रखा, एक वायर रखा, पॉइंट P। अगर मैं अंगूठे को तोड़ के यहाँ ले जाओ, देखो ये पॉइंट P हो गया, ऐसे हो जाएगा, है ना ये वायर, तो इस पॉइंट P पे। तो अच्छा एक बार बताओ, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ, दोनों की डिस्टेंस तो सेम है ना, सही बात है। तो अगर करंट ऊपर फ्लो हो रही है तो करंट के कारण इसमें अंदर की तरफ को, और इधर फ्लो हो रही है तो इसमें बाहर की तरफ को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, जो B नेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर, वही निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा, B अंडर रूट 2, क्योंकि B1 B2 सेम होगा। B इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कितना होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A और इंटू अंडर रूट 2। ये आंसर है इसका, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी हार्ड दे रखी थी जिससे कि समझ में ना आए बच्चों की, लेकिन बच्चे कहाँ, बच्चे तो खतरनाक हो रहे हैं, तो बच्चों की समझ में तो पहले से ही आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस लेक्चर से रिलेटेड। और इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा, समझ में आया बात। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एम्पेयर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे, और एम्पेयर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन कवर करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम तो चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।